अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब पर आज से 2 माह कबल जब 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद के मकाम पर कातिलाना हमला किया गया और उनको गोलियों से छलनी किया गया, तो उस हमले का मकसद हरगिज उनको जख्मी करना नहीं था, बल्कि उनको सफाए हस्ती से मिटाना था। और ये अरशद शरीफ को भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर शहीद किया गया, बेदर्दी से दियारे गैर में कत्ल किया गया, गरीबुल वतनी की हालत में। इमरान खान पर यह कोशिश पाकिस्तान के अंदर ही की जानी थी और ये की गई और उसमें ये नाकाम रहे। सो ये दोनों वाकयात कैसे नून लीग से जाकर लिंक करते हैं, शायद ये पीटीआई की जानिब से तो किसी ने भी नहीं कहा, सहाफियों की जानिब से भी कोई ना कहता, तज्जिया निगार भी शायद इतना आउटराइटली ऐसी बात करने से एतराज बरतते। लेकिन नून लीग लंदन के अपने तर्जुमान तस्नीम हैदर शाह ने ये भांडा फोड़ दिया और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ ने हसन नवाज अपने बेटे के दफ्तर में बैठकर 3 मीटिंग्स की थी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ तस्नीम हैदर के सामने इस सारे प्लान को रखा, बल्कि इस बात का भी इजहार किया नवाज शरीफ ने, इस ख्वाहिश का कि नए आर्मी चीफ के आने से पहले पहले इमरान खान और अरशद शरीफ को सफाए हस्ती से मिटाना बहुत जरूरी है। और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि तस्नीम हैदर शाह ने लंदन की पुलिस को ये भी रिपोर्ट कर दी है बात कि मरियम नवाज को बाकायदा अरशद शरीफ के कत्ल की वीडियो बनाकर भेजी गई और अब मरियम नवाज के फोन में उस वीडियो के मौजूद होने का अपेरेंटली इंकशाफ किया गया है तस्नीम हैदर शाह के मुताबिक, एज पर द सोर्सेज। और अब ये भी बात शामिल तफ्तीश हो गई है यूके पुलिस की जानिब से। सो ये तो वो बातें हैं जो आलमी सतह पर डिस्कस की जा रही हैं, लंदन में जो कुछ चल रहा है ये तो वो बात है। अब आते हैं इस तरफ कि पाकिस्तान में इस वक्त इस केस पर क्या पेशरफ्त हुई और इमरान खान पर कातिलाना हमला जो किया गया वजीराबाद के मकाम पर 3 नवंबर 2022 को, उस हवाले से फवाद चौधरी एक्सक्यूज मी, जो पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट शेयर किए हैं। वो फैक्ट शीट मैं आपके सामने रखती हूँ और फिर उस पर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं। सो फैक्ट शीट जो फवाद चौधरी ने शेयर की है उसके मुताबिक 13 सितंबर 2022 को मरियम औरंगजेब और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी पीटीवी को, स्टेट ओन टेलीविजन को, कि आपने इमरान खान के हवाले से मैंने और जावेद लतीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, सो उसका एहतमाम किया जाए। और 14 सितंबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब बैठकर वो करते हैं, जिसमें जावेद लतीफ इमरान खान पर तौहीन मजहब के हवाले से एक केस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, घटिया तरीन इल्जाम तराशी करते हैं। और ये भी बात फिर सामने आई कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो वीडियो चल रही थी जिसको टुकड़े जोड़ जोड़ कर इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का केस बनाने की कोशिश की गई। उसको अवाम ने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया सोशल मीडिया पर। लेकिन जिस वक्त इनको ये नजर आया कि ये चीज हाथ से बाहर निकल सकती है, तो फिर इनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी जूता पड़ा और जावेद लतीफ वहीं पे आपने देखा कि बहुत हद तक खामोश हो गए थे इस पे। उन्होंने फिर इस पे ज्यादा बातचीत नहीं की क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने कान मरोड़ दिए। लेकिन इनका ये प्लान चलता रहा। जब 14 सितंबर 2022 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो प्लान पे तरीके से अमल दरामद यूं होता रहा कि उसी रात को राना सनाउल्लाह ने जियो के एक प्रोग्राम में बैठकर भी ये बात की, इसी हवाले से इमरान खान को एलेज किया ब्लास्फेमी के हवाले से। फिर 10 अक्टूबर को ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐसी ही गुफ्तगू फरमाई। वो पूरा ब्रैकेट का हिस्सा है, इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते, इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते इन एलिगेशंस को, क्योंकि ये फैक्चुअल बातें हैं सारी की सारी। फिर सबसे बड़ा जुल्म ये कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स के जरिए और नून लीग की सोशल मीडिया टीम के जरिए 14 सितंबर को ही एक ट्रेंड बनवाया गया जिसमें इमरान खान को तौहीन मजहब, तौहीन इस्लाम का मुर्तकिब बनाकर पेश करने की एक भोंडी सी कोशिश की गई। ये सारी की सारी डॉट्स कनेक्ट करने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब 3 नवंबर 2022 को इमरान खान पर कातिलाना हमला किया जाता है और वो 3 तरफ से किया जाता है, गोलियां मल्टीपल अतराफ से चली। अब जो गोलियों की तादाद जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक टोटल जी 14 बुलेट्स हैं
14 गोलियां हैं जो जमीन से बरामद हुई और 12 एक तरफ से, 2 एक तरफ से। फिर 9 बुलेट्स ऐसी हैं जो कि एक बिल्डिंग से, जहां से उनका कंटेनर गुजर रहा था, उसके करीब एक बिल्डिंग थी जिसका अगर आपको याद हो तो न्यूज वीक के एडिटर ने भी ये इंकशाफ किया था कि उनकी गाड़ी बिल्कुल इमरान खान के कंटेनर के पीछे थी। और उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर ने भी देखा और मैंने भी देखा कि एक बिल्डिंग थी बिल्कुल साथ, जिसके 2nd फ्लोर से गोलियां बरसाई गई इमरान खान के कंटेनर पर। वो भी 9 गोलियां इब्तदाई रिपोर्ट में, अब पुलिस भी मान गई है कि वाकई 9 गोलियां चली थी 2nd फ्लोर से, जो कि उस वक्त हुकूमत बिल्कुल नहीं मान रही थी। वफाकी हुकूमत आउटराइटली रिजेक्ट कर रही थी इस क्लेम को। उसके बाद जी इमरान खान साहब की बॉडी से जो गोलियां और जो जख्म वो पता चले, जो मालूम हुए, वो 8 थे। इमरान खान को 8 जख्म लगे टांग पर, 3 गोलियां लगी, बाकायदा गोलियों के जख्म थे, और जो बाकी के 5 जख्म थे वो शार्पनर्स के थे। अच्छा, उसके बाद ये कि जो मौज़म था, जो आपको याद हो, जो शहीद हुआ था आदमी, जो अपने बच्चों के साथ आया था बाद अज़ां, जिसकी फैमिली के भी अखराजात और सब कुछ इमरान खान ने ऐलान किया और उनसे मिले भी कि मैं उठाऊंगा इनके अखराजात, वो शख्स मौज़म, उसको जो कत्ल किया गया, वो बेचारा जो मारा गया, तो ये भी फवाद चौधरी आज बता रहे थे कि अपेरेंटली वो मौज़म को जो गोली लगी, वो लगनी उसको थी, वो शूटर ने उस बंदे को गोली चलाई थी जिसने नीचे से गोलियां चलाई थी। जमीन से खड़े होकर जो गोलियां चला रहा था उसको मारने की कोशिश की गई थी, बिल्डिंग पे जो खड़ा हुआ शूटर था। और ग्रीन कलर की जैकेट बताई जाती है कि उस शख्स ने पहन रखी थी, जो करीब ही बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर खड़ा होकर ये सारी वारदात कर रहा था। उसके बाद नाज़रीन, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया फवाद चौधरी ने, वो ये कि अभी तो सिर्फ एक हमलावर की बात की जाती है, 3 हमलावर थे, 2 हमलावर मिसिंग हैं और हम उनकी खोज लगा कर रहेंगे। वो कौन से 2 हमलावर थे जो कि इसमें शामिल थे, इसकी तफ्तीश की जाए, पूरी तरह से इसको क्लियर किया जाए कि वो 2 लोग कौन थे जो कि हमलावरों में शामिल थे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं हैरान हूं कि दुनिया के किसी भी महज़ब मुआशरे में अव्वल तो इस तरह की हरकत होगी नहीं। अगर हो भी जाए, जिस तरह मैस शूटिंग्स भी हो जाती हैं, बड़े बड़े जुराइम हो जाते हैं दुनिया में, तो उसकी बड़ी शफाफ इंक्वायरी होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि जिस तरह तस्नीम हैदर शाह ने इतनी बड़ी बात कर दी, इतना बड़ा एक इल्जाम लगा दिया, इतना एक, यानी नवाज शरीफ पर ये इतना बड़ा एक बैगेज है तस्नीम हैदर का ये इंकशाफ, और मैं हैरान हूं कि हमारे इदारे उसको क्यों नहीं इतना सीरियसली ले रहे। सो तस्नीम हैदर शाह को भी पाकिस्तान बुलाया जाए और उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपने ये जो बात की है, आप इसका क्या सबूत दे सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आपने यूके की पुलिस को दे दिए सारे सबूत, तो आप जरा पाकिस्तान में भी जो इंक्वायरी कर रही है टीम, जिसने इन्वेस्टिगेट कर रही है जो टीम, जो 16 नवंबर को JIT बनाई गई, तो JIT के सामने भी सारी तफसीलात पेश की जाएं और JIT को लाजमी तौर पर तस्नीम हैदर शाह को इसमें शामिल करना चाहिए, शामिल तफ्तीश। फिर एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट पहलू जो हमें इस केस में देखने को मिला, वो ये कि इमरान खान को इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जब ये पता चला, उनकी इंफॉर्मेशन थी, वो कोई क्यास आराई नहीं कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और फैसल नसीर के जो नाम दे रहे थे, ये कोई क्यास आराई नहीं कर रहे थे। इमरान खान को इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे थे कि जी इन लोगों ने प्लान किया मुझे मारने के लिए। अब तो इमरान खान खुल के जनरल बाजवा का भी नाम ले रहे हैं कि जनरल बाजवा का ये प्लान था कि मुझे कत्ल करवा कर तो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। तो क्यों ना इन तमाम इल्जामात की तहकीक कर ली जाए, तफ्तीश में इनको भी शामिल कर लिया जाए, इस सारी बात को इमरान खान को भी चेक कर लें, आप पूछ लें कि भाई आप किस बात की बुनियाद पे कह रहे हैं, और जिन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है जरा उनकी भी तफ्तीश हो जाए ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि एक बंदा कहता है कि जी मुझे इस शख्स पे शक है, और कानून और आइन ये कहता है कि अगर आप पर अटैक हुआ है, आप सर्वाइवर हैं, तो आप जिस पर इशारा करेंगे उसको जरूर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये पहली दफा हम देखते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ FIR ही नहीं काटी जा रही कि जिसको नॉमिनेट कर रहा है सर्वाइवर कि जी ये बंदा शामिल था मेरे कत्ल का प्लान करने में, और मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। तो rather than not lodging an FIR against those 3 people, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और फैसल नसीर, आप इमरान खान को क्यों नहीं बुला के पूछ लेते कि भाई आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं, और आप उन तीनों से भी, उनकी भी इंक्वायरी कर लें, पूरी थोरो तफ्तीश कर लें। इसमें क्या है, व्हाट्स अ बिग डील।
लेकिन मसला ये है कि कुछ लोगों को सवाल करते हुए पर जलते हैं। कहाँ हरासमेंट हो जाया करती थी जब किसी की फेक न्यूज पकड़ी जाए, जब किसी की प्रोफेशनल 2 नंबरी या वैसे 2 नंबरी पकड़ी जाए तो हरासमेंट हो जाया करती थी इमरान खान दौर में। और कहाँ अल्लाह की शान के किसी की जान लेने की कोशिश की गई और वो सर्वाइवर बता रहा है कि मुझे इस शख्स ने प्लान किया है मारने के लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई इस बात को छेड़ने हिलाने वाला नहीं। सो ये बड़ी एक आयरनी है जो इस केस में खुलकर सामने आई। और आखिर में नाजरीन, बिलावल जरदारी साहब की एक तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जिसमें वो दादू में जो बेचारे बड़े डिप्राइव्ड, बड़े हर तरह की बुनियादी सहूलियात से महरूम बच्चे, नंगे पांव खड़े हुए, गुर्बत की तस्वीर बने हुए बच्चे, उनके साथ बिलावल साहब जाते हैं और जाके बड़ा हंसते खेलते तस्वीर खिंचवाते हैं। उन दीवारों की खस्ता हाली बिलावल को नजर नहीं आई, बच्चों के नंगे पांव नहीं दिखाई दिए, बच्चों की मफलूकुल हाली नहीं दिखाई दी बिलावल को। ऑल ही वाज कंसर्न्ड विद वाज हिज पीआर, कि थोड़ा सा नजर आए कि मैं तो बहुत मिंगल कर रहा हूं, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूं, बड़ा आजिज हूं, मैं तो लोगों में मिक्सअप कर रहा हूं। तो ये मौका और ये मकाम दांत निकालकर तस्वीरें खिंचवाने का नहीं, बल्कि इनकी हालत ठीक करने का है, हालात की जिम्मेदारी कबूल करके फिक्स करने का है। बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी सिंध पर रूल कर रही है, बाकायदा रूल कर रही है। एक तो होता है ना खिदमत करना, खिदमत खैर यहाँ पे कौन नहीं कर रहा है। हाँ, केपी का आप कह सकते हैं कि केपी वालों ने वाकई खिदमत की है, लेकिन पंजाब में जब तक पीटीआई की भी गवर्नमेंट थी, ये एक अच्छा काम था, 2 अच्छे काम इनफैक्ट। एक जो सेहत कार्ड का अच्छा काम किया, दूसरा जो वाटर स्टोरेज टैंक्स बना दिए, जो शहबाज शरीफ जरा सी बारिश ज्यादा होती थी तो बड़े बड़े बूट्स पहन के, हैट पहन के और उंगली ऐसे करके जो हर जगह जाते थे, तो वो उस तरह की ड्रामेबाजियों के बजाय पंजाब गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी उसने ये अच्छा काम किया। और अभी भी ये चौधरी परवेज इलाही भी कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पीटीआई भी कंफ्यूज है कि असेंबलीज डिसॉल्व की जाए या ना की जाए। पीडीएम कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, हर तरफ से मार पड़ रही है। हम तो बड़े दावे करके आए थे और उल्टा हमें इतनी छितरौल हो रही है कि इलेक्शन कल हो जाए, साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, पढ़ने हमें जूते ही हैं। और इमरान खान, अब अगली मूव इनकी क्या होती है, लेट्स सी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन ये हम बहुत महीनों से सुनते आ रहे हैं। सो जब तक कोई फाइनल प्लान सामने नहीं आता, जब तक असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होती, जब तक कोई कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं आती, तब तक कम से कम मैं तो इस तरह के दावों को मानने वाली नहीं कि इलेक्शन करीब है। लेकिन आई बिलीव कि इमरान खान को इस बात पे फिक्र करने की बजाय, ठीक है मैं मानती हूं कि मुल्क दिवालिया के करीब पहुंच चुका है और एक तरह से डिफॉल्ट कर ही चुका है। जब आपके कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनकी हालत इतनी पतली हो जाए कि उनके पास डॉलर्स ना हो, जब आपका इंपोर्टर बेचारा परेशान बैठा है कि कहां से वो इंपोर्ट करे खाम माल, आपका सनतकार परेशान है, जब आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी गिर जाएं, जब आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाए, जब आपकी बिजली और गैस इतनी महंगी हो जाए कि आप अफोर्ड ही ना कर सकें, और फिर उल्टा जुल्म ये कि लोड शेडिंग भी टका कर हो बिजली और गैस की, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए सिर्फ इसलिए कि बुनियादी सहूलियात ही नहीं मिल रही, जो जरूरियात हैं इंडस्ट्री के चलने के लिए वो पूरी नहीं की जा रही। वापस वही हरकत हो रही है जो 2013 से 2018 के दरमियान हुई थी नवाज शरीफ दौर में, कि जब आपकी आधी से ज्यादा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी शिफ्ट हो गई थी बांग्लादेश में, और भी दीगर इंडस्ट्रीज आपकी पाकिस्तान से बांग्लादेश इसलिए शिफ्ट हो गई थी क्योंकि वहां पर लेबर भी चीप थी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला नहीं था। वो बहुत तरक्की कर गए, जिनको हम समझते थे कि ओहो वो तो बहुत पीछे रह गए, वो तो हमसे कट गए, वो हमसे कट कर बहुत तरक्की कर गए। ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब वो खैर खुद को कहलाना नहीं पसंद करते, वो तो खुद को बांग्लादेश कहलाना पसंद करते हैं, सो विल कॉल देम दैट, लेकिन वो हमसे बहुत आगे निकल गए। सो ये वक्त है गौर व फिक्र करने का कि हम क्यों इतने पीछे रह गए। तो इमरान खान भी इस वक्त इस चीज पे बॉदर ना करें कि इलेक्शन कल होता है, अगले महीने होता है, 2 महीने बाद होता है, 4, ये नहीं सोचें। इलेक्शन इवेंचुअली हो जाएगा और मोस्ट लाइकली इसी साल हो जाएगा। मसला असल सोचने का यह है कि अगर इमरान खान को दोबारा से चांस मिलता है, जो कि लगता है, जिसका लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है कि इमरान खान 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से आएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इमरान खान आते हैं तो क्या उनके पास उन तमाम मसाइल के हल मौजूद हैं जो कि वो जब हुकूमत से गए थे तो उनमें घिरे हुए थे, और जब वो हुकूमत में आए थे तो नून लीग जिन मसाइल में छोड़कर गई थी, अब भी कमोबेश वैसी ही सूरत हाल करके जाएगी नून लीग। यानी ये तो खैर इस दफा तो सिर्फ नून लीग नहीं है, ये सारा जुमा बाजार है इन जमातों का।
लेकिन मुझे याद है कि 2018 में पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बेड़ा गर्क हो गया था, $7.5 अरब पे छोड़ के गए थे, और उस वक्त हम कहते थे कि क्या ये पाकिस्तान को दिवालिया के करीब कर गए हैं। और अब हमारी हालत ये है कि पिछले हफ्ते के स्टैट्स थे $5.8 बिलियन, यानी $5.8 अरब, जो कि इस हफ्ते $1 अरब की रीपेमेंट के बाद आप देख लें आपकी क्या सूरत हाल होगी। सो प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त आपके खजाने में $1 अरब भी अपना नहीं पड़ा हुआ, यानी आपके दोस्त ममालिक में से कोई भी अपना कर्जा वापस मांग ले तो बस फिर छुट्टी है। तो ये इमरान खान अगर अब आते भी हैं तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, कौन आएगा, क्या दोबारा से हफीज शेख आएंगे, क्या दोबारा से वही आजमाए हुए चेहरे, आजमाए हुए हाथ आएंगे कि जो पाकिस्तान को इस बिगाड़ तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, या फिर कुछ बेहतरी होगी इस बार। सो इमरान खान को बड़ा केयरफुली इस वक्त अपनी टीम चुनने की जरूरत है, अपनी गलतियों को रिव्यू करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, थॉरो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि कहां कहां पे क्या क्या गलत किया और कहां कहां किस किस्म की कोर्स करेक्शन की जरूरत है। सो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। मुझे लगता है कि जो भी हो, जितने भी चोर चक्के लुटेरे हाथ मिला लें, मुत्तहिद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, इंशाल्लाह इवेंचुअली अल्लाह अल्लाह के और अवाम का मैंडेट जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन असल सवाल यह है कि अवामी मैंडेट लेकर क्या इमरान खान इस बार कुछ ऐसा कर पाएंगे जो पिछली बार नहीं कर पाए थे। बहुत सी चीज़ों की उनको समझ नहीं थी, बहुत सी चीज़ें पहली बार उन्होंने देखी थी, बहुत से बैक स्टैबर्स भी उनको मिले, धोखा भी उनके साथ खूब हुआ, जिसके जो मन में आया, जिसने जैसे लूटना था लूटा भी। इमरान खान की नाक तले जो प्रोफेशनल चोर थे वो चोरियां चकारियां अपनी करते रहे। हाँ ठीक है कि नवाज शरीफ दौर या जरदारी दौर में हालात मुख्तलिफ होते थे, वो ना खुद रुकते थे ना दूसरों को रोकते थे। इमरान खान का एटलीस्ट ये था कि इनका एक डर फिर भी था कि पकड़े ना जाएं। लेकिन बहुत सारा कुछ है जो इस मुल्क में, इस निज़ाम में ठीक करने की ज़रूरत है। सो इस वक्त इमरान खान को अपनी टीम को नए सिरे से तश्कील देने की ज़रूरत है, और वो लोग जो अभी से इमरान खान के साथ अगली बार में धोखा करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो अभी खबरें आ रही हैं कि शायद 2 माह तक इमरान खान को कुछ सेटबैक हो सकता है, कुछ इनके करीबी साथी छोड़कर जा सकते हैं। सो वो भी नज़र रखने की ज़रूरत है इमरान खान को कि अब जो उन्होंने टीम बनानी है वो उसमें कोई धोखेबाज शामिल नहीं होने चाहिए, और इसके लिए बड़ी कड़ी निगाह की ज़रूरत है उन्हें इस वक्त। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।